नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है पीएम शो, जिसमें आज हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे दो बड़े सियासी मुद्दों की। पहला मुद्दा है रविंद्र भाटी को लेकर। जिस तरह रविंद्र भाटी ने, आपको याद होगा, वो विजुअल काफ़ी वायरल हुए और चर्चा का विषय बने, और उन विजुअल्स के आने के बाद ही रविंद्र भाटी को कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया। उस रविंद्र भाटी को कांग्रेस का समर्थन मिला है जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे, टिकट ना मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते, और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में वो एक बार फिर लोकसभा की उम्मीदवारी उन्होंने दाखिल की, और जिसके बाद कैलाश चौधरी, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे केंद्र सरकार में, उनको हार का मुंह देखना पड़ा। यही बातें रविंद्र भाटी को लेकर चलती थी, लेकिन उसके बाद भी और उस दौरान भी जब वो नाराज़ दिखाई दिए तो बीजेपी के कई बार वो नेताओं से मिलते हुए भी नजर आए, और बीजेपी के लिए हमेशा भाटी की तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया। बीजेपी भी उनके लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर ही रखती आई है सामने। कभी आक्रामक बीजेपी भाटी पर नजर नहीं। हालांकि कहा पीछे ये जाता है कि भाटी को बहुत ज़्यादा उभरने देना बीजेपी नहीं चाहती है राजस्थान में, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में उनकी पकड़ जो है वो लगातार मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय मुद्दों पे वो जान लगा देते हैं। आपने इससे पहले भी, ये तो अभी बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हो गया कि उन्होंने खुद पर पेट्रोल डाल लिया। अब इसमें भी दो बातें हालांकि कही जा रही है कि वो पहले ही तैयारी से आए थे, जबकि हर नेता जब भी किसी आंदोलन या किसी तैयारी के साथ जाता है तो वो प्लान भी तैयार रख के जाता है। तो वो शायद इसीलिए पेट्रोल की बोतल रख के लेकर आए थे कि अगर कुछ नहीं हुआ तो इस प्लान पर काम करेंगे, जैसा कि देखने को भी नहीं मिला कि कलेक्ट्रेट के दरवाजे बाड़मेर में तब तक नहीं खुले थे जब तक हजारों और सैकड़ों जो कार्यकर्ता थे, मजदूर थे, भाटी के साथ नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेट्रोल खुद पर डाला और माचिस निकाली, तभी कलेक्ट्रेट के दरवाजे खुल गए। उनकी बातचीत हुई, हालांकि बातचीत सफल नहीं हो पाई थी, विफल रही थी, लेकिन आगे उम्मीद है कि बातचीत हो जाएगी, क्योंकि अब उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है। अब इससे पहले भी कई ऐसे जन आंदोलन रहे हैं, धरना प्रदर्शन रहे हैं, जो कि उन्होंने शुरू किए और अपनी मांगे मनवाकर ही वो उठे। अब चाहे वो ओरण में या धार में रातें गुजारना हो। अब जिस तरह की गर्मी आप देख रहे हैं कि रूह कपा देने वाली गर्मी, और क्योंकि नौतपा भी शुरू होने वाला है, दिन तो दिन रातें भी राजस्थान की गर्म नज़र आ रही है। उस दिन और गर्मी वो लगातार डटे हुए हैं रविंद्र भाटी, तो उनको लेकर चर्चा करेंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है राजस्थान के सियासी गलियारों में, वो है मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर। अब देखिए, जब से भजनलाल शर्मा सरकार बनी है 2023 में, 2023 के बाद से लगातार ये चर्चाएं सामने आई थी, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फेरबदल होगा, इन मंत्रियों का नाम कटेगा, उन नए नेताओं को एंट्री मिलेगी। तो अब एक बार फिर से ये चर्चा सामने आने लगी है सियासी गलियारों में। क्यों? क्योंकि देखिए, कई मंत्री ऐसे हैं जो कि एक्टिव नहीं है। इसके लिए फीडबैक एक बीजेपी ने अंदरूनी तौर पर लेना शुरू किया था कार्यकर्ताओं से, जिसमें 5-6 सवाल भी रखे गए थे। भाई, मंत्री जी का काम कैसा है, जन सुनवाई करते नहीं करते, जन सुनवाई में जो मुद्दे आते उनको वो पूरा हो पाते हैं या नहीं हो पाते। उनके डिपार्टमेंट से भी फीडबैक लिया गया था। तो कई मंत्रियों का जो फीडबैक था वो नेगेटिव भी गया, कईयों का पॉजिटिव गया। तो अब कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के जो समर्थक है, अब चाहे उसमें श्रीचंद कृपलानी हो या बाकी नेता हो, उनको जगह मिल सकती है। और कई नेता ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं है, जिसमें विजय चौधरी हो, वो एक्टिव नहीं नज़र आते, ना ही जनता के बीच कभी वो दिखाई देते। तो उनका नाम कट सकता है, ओटाराम देवासी का नाम कट सकता है। और देखिए, हाल ही में बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि 6 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। उससे पहले बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, 3 में बीजेपी और बीजेपी समर्थित सरकार बनी। अब इसके बाद कहा ही तभी से जाने लगा था कि अब राजस्थान का नंबर है। और देखिए, नितिन नबीन ने राजस्थान आकर इस जो चर्चा थी उसको कहीं ना कहीं ज़मीन भी दे दी कि अब राजस्थान को लेके भी बीजेपी सक्रिय हो चुकी है, क्योंकि 28 में बीजेपी नहीं चाहती कि जो अदल बदल वाली परिपाटी है कांग्रेस बीजेपी वाली, उसको फिर से वो कंटिन्यू हो। बीजेपी चाहती है कि भाई इस बार एक बार फिर से कमल राजस्थान में खिले और कांग्रेस को मौका ना मिले। लेकिन उधर कांग्रेस भी लगातार एक्टिव नजर आ रही है। तो इन्हीं दो मुद्दों को लेकर पुष्कर सर से चर्चा करेंगे
क्या हो सकता है? क्या रविंद्र भाटी भी 2028 में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं और कांग्रेस का वो साथ दे सकते हैं? क्योंकि देखिए, खुले तौर पर चाहे रविंद्र भाटी कांग्रेस के साथ आए या ना आए, लेकिन जिस तरह बाड़मेर में देखने को मिला और उम्मेदवार बेनीवाल कांग्रेस की तरफ से जीते, तो वो भी कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से जीते थे। लेकिन बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि इस तरह के नेता और ज़्यादा उभरे। तो क्या सर आपको लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार में हिंदूवादी चेहरों को जगह देके, या फिर जिस तरह अभी कोटा से आप लगातार देखिए सर, वो खबर हम कर ही रहे, TV9 राजस्थान पे 4 प्रसूताओं की मौत हो गई, SMS अस्पताल में आग लगी, उससे पहले कई ऐसे दर्जनों केस है 2023 के बाद से ही कि इसके लेफ्ट पैर का ऑपरेशन होना था, राइट का कर दिया, किसी को गलत खून चढ़ा दिया, चाहे वो SDM की जो मौत हुई थी वो मामला हो। तो लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक पॉजिटिव खबरें, या बीजेपी जिससे अपना एक तमगा दिखा सके कि हाँ जी देखिए हमने काम करके दिखाया, वो नहीं आ रहा, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खींवसर की तरफ से बयान आता है कि ये रेयर केस है और इस पर कोई बयान नहीं दिया जा सकता, ठीक है हो गया गलत, इससे हुआ हो, मतलब एक स्पेसिफिक, और जबकि 9 दिन तक वो वहाँ पर आते भी नहीं है। तो सर क्या आपको लगता है कि किन नेताओं को जगह मिल सकती है? क्या वसुंधरा राजे भी मजबूत हो सकती है? और क्या रविंद्र भाटी 2028 में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं और कांग्रेस के लिए संजीवनी बन सकते हैं? सबसे पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर बात कर लें। मंत्रिमंडल विस्तार पर जो बात आपने कही कि होने वाला है, उसकी कई वजह हैं। क्योंकि एक तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन रही है, नितिन नवीन 45 साल के हैं और 45 साल की भाजपा हुई है, तो वो उस कॉम्बिनेशन में लग रहा है कि कुछ नए नेताओं को जगह मिलेगी, युवा नेताओं को, युवाओं को बढ़ावा देगी बीजेपी इस कार्यकारिणी में। कार्यकारिणी का एक फायदा ये मिलता है कि आप प्रदेश स्तर की राजनीति से निकलकर सीधे राष्ट्रीय स्तर के राजनीति में आ जाते हो, बड़े महासचिवों से मिल सकते हैं, कई बड़ी बैठक होती हैं तो उसमें आप जिसमें गृह मंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं, मतलब या बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, तो आप उनके सामने अपनी बात कर पाते हैं जी। और एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन और दूसरी सबसे बड़ी वजह है जो राजस्थान में ही अब 2023 में जैसे आपने बताया सरकार बनी, अब 2.5 साल का टर्म पूरा हो जाएगा अभी मई में जी। ठीक, तो 2.5 साल एक वो समय होता है जब हाफ वे कोई सरकार पूरा करती है जी। अब अगर यहाँ पर इसीलिए कार्ड्स पे कहते हैं कि होना चाहिए मंत्रिमंडल, एक लेथार्जी ना लगे लोगों को, थोड़ा चेंज कर दिया, रिशफल कर दिया, तो लगता है कि नए चेहरे आए, कुछ काम आए, या जो अधिकारी जान गए हैं कि अब किरोड़ीलाल मीणा आएंगे तो क्या कहेंगे, या गोविंद सिंह खींवसर आए हैं तो क्या कहेंगे जी। वो नए नए मंत्री बनते हैं जो लोग, उसमें ये रहता है कि वो हर आदमी का अपना काम करने का स्टाइल होता है। एक तो ये वेटेज मिलता है जो मौजूदा सरकार होती है जब वो मंत्रिमंडल विस्तार करता है जी। विभाग बदले जाते हैं, नए चेहरे आते हैं, कुछ को ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। दरअसल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, 23 में सरकार बनी थी, वहाँ भी वहाँ हो गया ये। राजस्थान बचा था, इधर यूपी का काम रुका हुआ था, यूपी में ये दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार है जी। तो अब हिंदी पट्टी में देखें तो कुल मिला के यहाँ राजस्थान का बचा हुआ है। और लगातार नितिन नवीन से लेके कई मीटिंगें CM भजनलाल कर चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कहते ही हैं कि छोड़ दीजिए मंत्रिमंडल विस्तार, कौन बनेगा नहीं बनेगा, पर्ची आएगी तो उसी से काम होना है जी। बीजेपी की क्यों रणनीति है कि जो अब मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे उसमें थोड़ा जातीय समीकरणों को साधेंगे, युवा चेहरों को अगर किसी को प्रमोट किया जा रहा है या किसी नेता को, तो वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चला जाएगा। देखिए अब बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है, जीत के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से अब वो कम 80% जनता पे NDA का शासन है जी। तो बीजेपी चाह रही है, ये उसका एक गुड टाइम नहीं कहते हैं, ये उसका गुड टाइम चल रहा है। अगर 24 का इलेक्शन छोड़ दें जिसमें वो नीचे हुई, लेकिन उसके बाद जो राज्यों के चुनाव हुए और पश्चिम बंगाल और आपने देखा, तो बीजेपी अब बिल्कुल सेट करना चाहती कि संगठन के आदमी आगे आए, कुछ संगठन में रहे, कुछ सत्ता में जाए। और जिन कई लोगों का देखिए, जवाहर बेड़म है, वो कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, उम्र उनका साथ नहीं देती जी। ऐसे किसी एक आदमी का नाम लेके गलत होगा, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, लेकिन
एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता दूं, आप उसमें देख लीजिएगा। जो आपने शुरुआत में बताया था वो कितना जनता दरबार लगा रहे हैं, मिल रहे हैं, कितनी शिकायतें मिली, तो उसमें अब ये होगा कि जो परफॉर्म करेगा वो कंटिन्यू करेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा, आप बढ़िया नंबर लाएंगे तो पास होकर नेक्स्ट जाएंगे, आप खराब पढ़ाई करी होगी, फेल होंगे तो आप का नंबर कट जाएगा। ये हो गया वजह जो मंत्रिमंडल विस्तार की है। हमारे राजस्थान TV9 राजस्थान पर पहले भी हम लोग बता चुके हैं कौन संभावित चेहरे हैं कौन नहीं, लेकिन अब इस बात का तूल इसलिए ही पकड़ा है क्योंकि अब सारे काम हो चुके हैं, नई वो बननी है कार्यकारिणी। तो अंदर बैकडोर अकेल समझते हैं ना, कुछ नेता चाह रहे होंगे पहुंच जाए हम मंत्री बन जाए, तो उनको बताया होगा आप लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चलिए, इधर ये भेजेंगे। तो ये अंदर पार्टी की इनर पॉलिटिक्स है, उसमें वो चाह रहे हैं। अब आती है बात रविंद्र सिंह भाटी की शिव से। आप रविंद्र सिंह भाटी को ही मत देखिए, आप हनुमान बेनीवाल को उठा लीजिए। ये राष्ट्रीय पार्टियां क्या करती हैं, जब आंदोलन से निकले नए नेता, छात्र राजनीति से निकले नए नेता होते हैं तो इनको जोश होता है। राजस्थान काफ़ी डेवलप्ड पॉलिटिकली भी रहता है और सब, तो युवा हैं, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि इन लोग को आगे बढ़ाते हैं और फिर बढ़ाते बढ़ाते आप देखिए क्या है। आज बेनीवाल एक अलग पार्टी में रह गए, आपका अकेले सांसद रह गए, अब न कोई उनका विधानसभा में है ना कुछ। तो रविंद्र सिंह भाटी जो मुद्दा उठा रहे हैं, इसको पॉपुलस राजनीति पॉलिटिक्स कहते हैं, कि लोगों की, आम जनता की हम बात करने जा रहे हैं। आप जब खड़े बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है और महंगाई कैसे बढ़ रही। वो उन लोगों के साथ खड़े जो जिनकी इस समय नौकरी जा रही है। जब सरकार कुछ बोल नहीं पा रही है, कह नहीं पा रही है, तब ये काम हो रहा है। तो वो जो आपने कहा कि प्लान बी तैयार रहता, बिल्कुल प्लान बी सबके पास, बीजेपी के पास भी, बीजेपी इतनी बड़ी जीत के आई है, उसके पास प्लान A B C D है। और वो मेहनत करते हैं कि पहले दिन से काम उठाते हैं कि यहाँ सरकार बनानी है, तो 3 साल पहले से उस चीज़ की मेहनत एक दिन हम लोग कर रहे थे। आप देखिए कि आपकी चेंज हुआ, जब भजन लाल का चेहरा चेंज, मतलब CM बने बीजेपी ने, तो बीजेपी अब सत्ता में रहते हुए उपचुनाव जीतना शुरू हो गई। ये चेंज होते हैं क्योंकि लोगों को मालूम था ये तो यही बनेंगे, यही जीतेंगे, ये हार जा रहे हैं। तो एक कुल मिलाकर बीजेपी के पास मौका था कि वो इनकी बात सुनते, लेकिन अब रविंद्र सिंह भाटी बहुत बड़े नेता। अब रविंद्र सिंह भाटी की राजनीति कहाँ शुरू हुई, ABVP में रहे, तब छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़वाया ABVP से, निर्दलीय लड़े, जीत गए। फिर उन्होंने विधायकी चुनाव शिव से मांगा, वहाँ नहीं बीजेपी ने दिया, वहाँ हरा लिया। अब वो आगे बीजेपी को हरा रहे। आप लोकसभा में भी जीत नहीं पाए, लेकिन हार तो गई भी भाजपा। हाँ बिल्कुल वही कह रहे हैं। अब भाजपा क्या कर मैं हनुमान बेनीवाल का नाम इसलिए लिया, आप देखिए उनके पिताजी को साथ रखते हैं, कहते हैं इस नेता आपके बेटे को हम बनाएंगे, उनसे साथ लेते रहे लेकिन साथ नहीं ले गए। जब हनुमान बेनीवाल ने अलग पार्टी बना दी, कितना हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे को बोला था, तो एक समय उनके ब्लू आर्ट बॉय थे। जब आप समझिए 20-22 साल का छात्र राजनीति से निकला हुआ लड़का जब सड़क पे चिल्लाता है और दौड़ता है, वो किसी चीज़, वो हर सही चीज़ के लिए दौड़ता है। ये माहौल तो इस समय आज जयपुर में आपने देखा किस तरीके का, नीट के एग्ज़ाम पे NSUI एक्टिव नहीं। तो लोग, अब बीजेपी लैग बिहाइंड क्या करती है राजस्थान में कि वो 2.5-3 साल आते आते लोगों से दूर होने वाले मुद्दे उसके सामने बढ़ रहे होते हैं और वो उसको रोक नहीं पाते। ये स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए। अब 2.5 साल हो गए, 2.5 साल बचे हैं, इन 2.5 सालों में काम करना चाहिए था भाजपा को कि इस तरीके। अब कहीं बंद हो रही फैक्ट्रियां तो आप बेल आउट दें, मुख्यमंत्री बातचीत करते कि हम बात करेंगे, किसी मंत्री को डिप्यूट करते कि ये। अब हीरो वहाँ कौन हो गया बाड़मेर? रविंद्र भाटी। और रविंद्र भाटी के साथ में तुरंत ही किसने, जो पूरे देश में कांग्रेस नहीं कर पाती, वो राजस्थान में स्ट्रेटजी उसकी काम आने लगती जी। देखिए जयपुर में क्या बढ़िया प्रदर्शन हुआ जी है, और इसमें उन्होंने तुरंत टाइम नहीं लगाया, रविंद्र सिंह भाटी के साथ ले लिया। नहीं तो ऐसे तो कोई ज़रूरत थी नहीं। आपने खुद ही बताया रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के ज़्यादा करीब है अगर उनकी राजनीति को देखा जाए। तो यहाँ पर बीजेपी मेरी समझ में क्या गलती कर रही है, 28 से पहले अभी उसको 27 में तो चुनाव उसके लड़ने ही पड़ेंगे ना।
पंचायत के, पंचायत। और वो इस तरीके के मुद्दे उठाएंगे तो बीजेपी के लिए विधानसभा से पहले आप अगर इसको इस तरीके से देखिए, 27 में चुनाव, 28 में चुनाव, 29 में चुनाव, जी लगातार ये 26 का आधा साल निकल गया। इसी आधे साल में आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी जो आपको 26, 27, 28, 29 तक लेके जाएगी। जी कि अगर आप पंचायत चुनाव जीत गए तो आप विधानसभा में अच्छा कर पाएंगे, और जो एक चल रहा है परिपाटी अगर वो फॉलो हो गई तो आप 28 लुढ़क जाएंगे, फिर 29 में आपको 24 का झटका याद आएगा। ये बीजेपी के लिए एक वेकअप कॉल नहीं कहते, वो समय है। तो शायद शिव से जो विधायक हैं रविंद्र सिंह भाटी, उनको मनाना चाहिए। अगर एक तरफ आपने आंदोलन में देखा हनुमान बेनीवाल निकले किस तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा में, बिल्कुल साइलेंटली मान गई ना सरकार ने, तारीखें भी दे दिया, वो कहना नहीं चाह रही, लेकिन उन लोगों का जिनका जो एक व्यक्ति भी जिसने ईमानदारी से पास किया था उसके ऊपर सोचिए क्या पड़ा, उसका परिवार, ये जब यही सब आपके एंटी जाता है, सरकार को इन्हीं सब मुद्दों पर काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए बीजेपी को कई चीज़ों की फिलहाल ज़रूरत है। हालांकि पिछले कई दिनों से या कहे कि कुछ महीनों से बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर मुद्दों पर बैकफुट पर नज़र आ रही है। हालांकि देखिए इस बार बीजेपी जो मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रही है बहुत सोच समझ के, जैसा कि अभी सर ने कहा कि आगे आने वाला समय रणनीति बनाने का नहीं होगा, काम करने का होगा। तो रणनीति इसी वक्त बनाई जाएगी तो उसमें हिंदूवादी चेहरे जो बाबा बालकनाथ और जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर उस वक्त नाम भी आगे सामने आ रहा था, या महंत प्रतापपुरी है, उन दोनों में से भी किसी नेता को लिया जा सकता है। और देखिए जिस तरह अभी बताया भी कि यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार दूसरी बार हो चुका है, असम में भी हिंदू चेहरों को मौका दिया, अब तो बीजेपी उन सब चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। अब देखिए रविंद्र भाटी जो है एक कहे कि बहुत अहम फैक्टर राजस्थान की राजनीति में बन गए। क्योंकि देखिए कांग्रेस के साथ अगर आप देखें, हनुमान बेनीवाल चाहे कांग्रेस से राजस्थान में लड़े या उनके साथ रहे, लेकिन वो है केंद्र में भी उनके साथ, और जब विधानसभा चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के साथ ही नजर आएंगे, इंडिया अलायंस के वो अभी अंडर में ही है। दूसरा राजकुमार रोध भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ है। बीजेपी में ये दो नेता लगता नहीं फिलहाल जिस तरह की सियासत राजस्थान में चल रही है कि बीजेपी के साथ जाएंगे। अब रहे रविंद्र भाटी जो तीसरा एक मुखर चेहरा राजस्थान की सियासत में, तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको चाहती है कि उसको भी कैच कर लिया जाए और अपने साथ ले लिया जाए। अब इससे पहले ही अगर 10 दिन पहले की बात करें तो जो बीजेपी में बड़े चेहरे कांग्रेस के गए, उन चेहरों को वापस लाने के लिए भी कांग्रेस एक पूरी अनुशासन समिति बनाई, उसकी रिपोर्ट दे चुकी है। अब उसमें ज्योति मिर्धा का भी नाम है और भी कई बड़े नेताओं का नाम है। हालांकि कुछ नेता वापस आ भी चुके हैं, अब चाहे उसमें मेवाराम जैन हो या फिर मालविया हो, तो जो बाकी बचे हुए चेहरे हैं तो उसको भी कांग्रेस वापस लाना चाहती है। अब ये देखना होगा कि देखिए कांग्रेस बीजेपी ने माफ़ कीजिएगा, जिस तरह चंद्रभान आक्य और सीपी जोशी की जो एक जो लड़ाई थी उसको दोनों को शांत कराया, गले मिलवाया, और देखिए आज तक चंद्रभान आक्य की जो लड़ाई है वो फिर से सीपी जोशी के साथ सामने नजर नहीं। हालांकि वो बीजेपी के साथ नहीं है अभी, पर पूरी तरह बीजेपी को समर्थन उनका है, जबकि वो बीजेपी के ही थे और टिकट ना मिलने पे वो निर्दलीय बीजेपी के विरोध में खड़े हुए थे और जीते भी थे। तो इसी तरह अब बीजेपी नहीं चाहेगी, वो भी उस नेता के साथ, उस रविंद्र भाटी के साथ जो छात्र संघ चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह बना है। तो बीजेपी ऐसा अब आगे शायद नहीं चाहेगी और अपनी इस रणनीति पर काम करेगी। तो आपको देखिए क्या लगता है कि रविंद्र भाटी को क्या बीजेपी मनाएगी या फिर रविंद्र भाटी को कांग्रेस अपने साथ ले जाएगी और 28 में परिपाटी फिर दोबारा से जैसी चली आ रही है वैसी ही चलती रहेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके सवाल जो है वो भी ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए।